मैंने घर की नाव में थोड़े बदलाव किए, पर पापा बुरी तरह डर गए। आखिर एक मछली पकड़ने वाली नाव में तोप, मशीन गन और मिसाइल लॉन्चर का क्या काम? क्या मछलियां कोई जुर्म कर रही हैं? पापा तो मुझे तुरंत पुलिस को सौंपने वाले थे। पिछले जन्म में समुद्री डाकुओं ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था, इसलिए इस बार मैंने पिता को रोकने के बजाय अपनी शक्तियों से उनकी नाव को एक घातक युद्ध पोत में बदल दिया। पिता के साथ समुद्र में निकलने से ठीक एक दिन पहले मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। हथियार को बंदरगाह लाकर मैं खुशी से दौड़ा। मेरे पिता लिन झेंघाई, जो सालों से मालवाहक जहाज चला रहे हैं, यह सब देखकर पूरी तरह डर गए थे। इन तोपों और माउंट्स को देखकर ही साफ है कि ये युद्धपोत के हैं। लिन झेंघाई घबरा गए। छोटे सरकार, अब और मत बोलो, ये कहां से चुराया है? ये जान ले सकती है। अभी तुम्हारा दाखिला हुआ है, ऐसी गलती मत करो। चलो, मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाकर माफी मंगवाता हूँ। चलो ना, खड़े क्यों हो? कहते कहते पापा मुझे सरेंडर कराने ले जाने लगे, पर मैंने जोर से उनका हाथ झटक दिया। पापा, आप क्या कह रहे हैं? ये सब मैंने खुद बनाया है। मैं ये कह ही रहा था कि तभी मेरे तायाजी लिनचेंग वहाँ आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिंगलान, ये कहाँ से लाए हो? ये फिल्म प्रॉप्स तो बिल्कुल असली लग रही हैं। लिन झेंघाई चौंक गए और तुरंत पूछने लगे, बड़े भाई, ये फिल्म के प्रॉप्स ही हैं, असली नहीं हो सकते। टीवी पर भी ऐसे नकली प्रॉप्स ही दिखते हैं, और जिनलांग तो अभी छोटा बच्चा है, वो ये सब कहाँ से लाएगा? आप बस उसकी बातों में मत आइए। उन्होंने मेरे सिर पर थप्पड़ जड़कर कहा, बदमाश, अब अपने बाप को ही सिखाएगा। पापा, ये सच है, आप मानते क्यों नहीं? ठीक है, मान लिया, जल्दी जहाज पर ला दो। लिन झेंघाई ने हामी भरी, पर मैंने वॉकी टॉकी से सबको और रिश्तेदारों को मदद के लिए बुला लिया। सबके चेहरे पर वही हैरानी छा गई जो पहले उनके चेहरे पर थी। लिन झेंघाई हंसते हुए बोले, घबराओ मत, ये सिर्फ प्रॉप्स हैं। जिंगलान समुद्री डाकुओं को डराने के लिए इन्हें लाई है। ये बिजूका की तरह काम करते हैं। यह सुनकर सबने राहत की सांस ली और मिलकर हथियारों को नाव पर चढ़ाने लगे। सब लोग प्रॉप्स की तारीफ कर रहे थे। मैंने उन्हें और ज्यादा समझाना ठीक नहीं समझा, बस ये सबकी सुरक्षा कर सकें ताकि पापा को भी चिंता न हो। अगले दिन जहाज योजना के मुताबिक दूसरे बंदरगाह के चेक पॉइंट की ओर रवाना हुआ। तभी चौकी प्रमुख वांग बिंगई दफ्तर में फाइलें देख रहे थे कि अचानक एक सैनिक हांफते हुए अंदर आया। उसने दफ्तर का दरवाजा धक्का देकर खोला और चिल्लाया, प्रमुख, बड़ी मुसीबत हो गई है। समुद्र की सतह पर एक अज्ञात सशस्त्र जहाज दिखाई दिया है। वह देखने में तो मालवाहक जैसा है, पर उस पर डबल बैरल 6 नली वाली रक्षा तोप लगी है। वांग बिंगी का दिमाग सुन्न हो गया। ऐसी तोप इस घाट की एक भी नाव को नहीं छोड़ेगी। वह तेजी से वॉच टावर पर चढ़े और देखा कि जहाज पर लगे हथियार बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सैनिक ने बताए थे। उस रक्षा तोप का कैलिबर करीब 30 मिलीमीटर लग रहा है। तुरंत भीड़ को हटाओ और अधिकारियों से सहायता मांगो। रडार ऑपरेटर आखिर कर क्या रहे हैं? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? वांग बिंगई बेहद परेशान था। तभी एक सैनिक चिल्लाया, नंबर 89757 का यूनहाई जहाज डेवई में प्रवेश और जांच की अनुमति मांग रहा है। वांग बिंगई चौंक गए और दूरबीन से देखा। उस जहाज का नंबर 89757 था और उस पर यूनहाई लिखा था। ये क्या हो रहा है? घरेलू मालवाहक जहाज हथियार कब से ले जाने लगे? इतने एडवांस उपकरण? वांग बिंगई कार्यालय लौटे, कंप्यूटर पर जहाज का पंजीकरण जांचा और दस्तावेज ध्यान से पढ़े। यूनहाई मालवाहक जहाज से संपर्क किया। मैं हाइजोउ चौकी प्रमुख हूँ। वांग बिंगई, जहाज के हथियारों का क्या मामला है? लिन झेंघाई ने बताया कि ये समुद्री डाकुओं के लिए है। सब सुनकर वांग बिंगई ने राहत ली और जहाज को सुनसान जगह रोकने को कहा। वह जांच के लिए गया। जल्द ही यूनहाई जहाज अपनी जगह पर आ गया। लिन झेंघाई ने जरूरी कागजात और आईडी वांग बिंगई को सौंप दिए। वांग बिंगई ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। कोई गलती न पाकर वह टीम के साथ जहाज पर 4H गया। डेक की ओर देखते ही उसकी नजर दोहरी 6 नली वाली तोपों पर पड़ी रही। जहाज रोधी तोप देख वह घबरा गया। अपनी सैन्य समझ से उसे यकीन हो गया कि यह असली है। उसने लिन झेंघाई से पूछा, कप्तान, डाकुओं के नाम पर जहाज पर यह सब लगाने का ख्याल कैसे आया? लिन ने गर्व से कहा, मेरे बेटे ने अदन की खाड़ी के खतरों को देखते हुए खास तौर पर यह सब इंतजाम करवाया है। उस वक्त मैं भी बुरी तरह डर गया था। मेरा बेटा बहुत तेज दिमाग वाला है। वैसे भी हमारे हैजू का इस साल का टॉपर भी वही है। क्या तुम्हारा बेटा लिन जिंगलान है? हाँ, वही है। तभी जांच से लौटे सैनिकों ने स्टेशन मास्टर को बताया कि जहाज पर सब ठीक है, बस पीछे एक कमरा बंद है। यह सुनते ही वांग बिंगी और लिन झेंघाई दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। चेहरे पर घबराहट थी। पीछे का केबिन तो बस एक स्टोर रूम है जहां कबाड़ रहता है। पता नहीं उसे ताला क्यों लगा दिया। माहौल तनावपूर्ण होते ही मैं बोल पड़ा, वह कमरा मैंने निगरानी के लिए बनवाया है। कमरे में ग्राउंड रडार और ध्वनि प्रणाली है। अंदर 2 कंप्यूटर हैं और जाते समय ताला लगाया था। अभी खोलता हूँ। मैंने आधी बात ही बताई थी, पूरी सच्चाई मैंने नहीं खोली। कंप्यूटर बाहरी मदद के लिए है। वे हथियार दुश्मन की फायर पावर पहचानते ही हमला करेंगे। इसके बाद मैं उन्हें पीछे केबिन की ओर ले गया। वांग बिंगई ने पहले कंप्यूटर देखा। स्क्रीन पर निगरानी का दृश्य था और 2 लकड़ी के बक्सों को देखते ही वह दंग रह गया। वहाँ 30 मिलीमीटर के 2 रक्षा हथियार और मशीन गनें मौजूद थीं। उनकी धातु की बनावट देख वह पूरी तरह सुन्न हो गया। ये सारी बंदूकें देखने में ये बिल्कुल असली लग रही थी। उसने एक बंदूक उठाकर करीब से जांची तो उसे एक हिस्सा खाली सा लगा। तब वांग बिंगई ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि ये सचमुच असली ही है। शुक्र है कि इसमें पुर्जा गायब था, जिससे गोली चलना बिल्कुल नामुमकिन था। उसे थोड़ा शांत देख मैंने भी अपनी बात कह दी। मैंने समझाया कि ये नजदीकी रक्षा तोप बनाते समय बचे हुए पुर्जों को जोड़कर बनाए थे। ये सुनकर वांग बिंगई ने सिर हिलाया और बात मान गया।
हाल ही में समुद्र के हालात ठीक नहीं हैं। अदन की खाड़ी के हादसे के बाद मालवाहक जहाज अब ज्यादा सतर्क हैं। उसने देखा कि हमारे लिन परिवार का रिकॉर्ड साफ रहा है, इसीलिए दस्तखत कर हमें जाने दिया। बस जाते हुए उसने एक बार फिर डेक पर लगी तोप की ओर देखा। यहाँ रखी यह चीज काफी डरावनी है, इसे वाटरप्रूफ कपड़े से ढक देना ताकि कोई गलतफहमी न हो। लिन झेंघाई ने सिर हिलाकर हामी भरी और वांग बिंगली को दूर जाते देख मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। शुक्र है मैंने जरूरी हिस्से पहले ही खोल दिए थे। यूनहाई जहाज के चलते ही मैं किनारे खड़ा होकर समुद्र देख रहा था, तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। बेटा, इस बार समुद्री यात्रा से अच्छा मुनाफा हुआ तो वापसी पर तुम खूब पढ़ना। घर की फिक्र छोड़ दो, मेरे बूढ़े होने पर जब काम न कर सकूं तब मैं अपनी किस्मत सोचूंगा। पापा की मुस्कान देख मैं मुठ्ठियां भींचकर डाकुओं पर गुस्सा करता हूँ। 20 दिन बाद होलुन सोमालिया पहुंचा तो मेरा दिल धड़कने लगा। डाकुओं की हलचल भांपने के लिए मैं दूरबीन से नजर रखने लगा। दूर पानी में एक अजीब हलचल और अनोखा पैटर्न दिखा। इस बदलाव ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा, क्योंकि समुद्र की लहरें अक्सर लंबी और सीधी होती हैं, लेकिन अब दिख रही लहरें किसी यॉट या तेज नाव की थीं। मैंने दूरबीन कसकर पकड़ी और गौर से देखा। एक काला बिंदु तेजी से हमारी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। निश्चित रूप से समुद्री डाकू। मैं तुरंत मुड़कर जहाज के केबिन की ओर भागा। पापा, दक्षिण पूर्व से समुद्री डाकू तेजी से आ रहे हैं, उन्होंने हमें निशाना बना लिया है। गहरी नींद में सोए लिन जंगहाई ये बात सुनते ही तुरंत उठकर बैठ गए। मुझसे दूरबीन लेकर वह डेक पर जाकर देखने लगे, लेकिन देखते ही लिन झेंघाई भड़क उठे। वहाँ दर्जनों स्पीड बोट्स थीं और हर एक पर कई लोग सवार थे। उन सभी के हाथों में राइफलें, सबमशीन गन और रॉकेट लॉन्चर थे। उसी पल लिन झेंघाई ने अलार्म बजा दिया। सभी सावधान हो जाएं। समुद्री डाकू नावों से हमारी ओर आ रहे हैं। इंजन की पावर को अधिकतम करें और जल्द से जल्द इनसे पीछा छुड़ाएं। तभी जहाज पर सभी लोग घबराकर दूर देखने लगे। क्या हम मरने वाले हैं? मैं अभी नहीं मरना चाहता। चलो आत्मसमर्पण कर सारा सामान उन्हें दे देते हैं। सब शांत हो जाओ। क्या दया की भीख मांगने से डाकू हमें छोड़ देंगे? यह कहकर लिन झेंघाई ने सैटेलाइट फोन से मदद मांगी। हालांकि अधिकारियों ने ठंडे स्वर में बस जांच का आश्वासन दिया। उनकी लापरवाही सुनकर झेंघाई निराश हो गए, पर उन्होंने यह बात किसी को न बताकर फोन रख दिया। हैजो सैन्य जांच चौकी पर यूनहाई जहाज की मदद की पुकार सुन वांग बिंग घबरा गया। उसने तुरंत सिपाही से कहा कि समुद्री सुरक्षा दल से संपर्क कर पता करो क्या मामला है। सिपाही ने बताया कि टीम भेजी जा चुकी है, पर दूरी अधिक होने के कारण वहां पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। वांग बिंग यी ने डेस्क थपथपाकर कहा, यूनहाई जहाज के पास गश्ती जहाजों की जांच करो। कहो कि लोंग देश के नागरिक समुद्री डाकुओं से मदद मांग रहे हैं। पास खड़ा सैनिक कीबोर्ड चलाने लगा। पास ही सुंदर देश का बेड़ा गश्त कर रहा था। मदद मांगने पर वे ताना मारते हुए बोले, लोंग देश के लोग डाकुओं से घिरे हैं तो इससे हमें क्या लेना देना। अगर आप चाहते हैं कि हम बचाएं तो हम आ सकते हैं, पर इसके लिए आपके देश का औपचारिक आवेदन चाहिए। बिना मंजूरी हम नहीं आएंगे। वांग बिंगई गुस्से से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि कमजोर देश की कोई कूटनीति नहीं होती, ये बहुत दर्दनाक है। तभी एक सैनिक घबराकर बोला, कमांडर, मुसीबत हो गई। हमारे पास का सैटेलाइट सिग्नल अचानक बंद है। यूनहाई क्षेत्र के सभी सैटेलाइट सिग्नल ठप हैं। सैनिक की रिपोर्ट सुनकर वांग बिंगई सन्न रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। अब साफ था कि वही लोग सिग्नल काट रहे हैं और डाकुओं को बचा रहे हैं। उस युवक के बारे में सोचकर वांग कुर्सी पर गिर पड़े और निराश हो गए। उधर यूनहाई जहाज पर लिन झेंघाई अपने फोन को देख रहे थे, जिस पर नो सर्विस लिखा आ रहा था। निराश होकर उन्होंने पीछे देखा। सब घबराए थे। अब पकड़े जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्यों ना उनसे भिड़ें ताकि बच्चों को भागने का समय मिले। चुपचाप मरने के बजाय इन बदमाशों से लड़ना बेहतर है। डाकू आखिरी दम तक तैयार थे। लिन झेंघाई ने देखा कि लोग अब शांत हैं। वह बेटे से कुछ कहना चाहता था, पर सब गायब थे। जैसे ही वह उन्हें ढूंढने बाहर निकला, मैं केबिन में आ गया। मैंने सबकी ओर देखकर जोर से कहा, सब लोग घबराओ मत, हम समुद्री डाकुओं को रोक सकते हैं। सब मुझे देखने लगे। मैंने पापा से गंभीरता से कहा, पापा, मैंने बताया था कि ये हथियार मॉडल नहीं, असली हैं। फिर मैंने बक्से खींचकर उनमें से एक बंदूक निकाली। फिर पास के बक्से से पुर्जे निकाले और फुर्ती से मशीन गन असेंबल कर दी। मैंने बड़ों से कहा, मुझ पर भरोसा रखें, मैं सबकी जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। युवा मेरे साथ आए। सबने मिलकर पुर्जे जहाज पर असेंबल कर दिए। मन में शंका होने के बावजूद उन्होंने काम शुरू किया। तभी कुछ समुद्री डाकू धुन गुनगुनाते हुए नाव से वहां पहुंचे। वे बेहद उत्साहित थे। तभी होलन से 3 मील दूर उनकी स्पीड बोट के पास एक गार्ड का चेहरा बिगड़ गया और वह खड़ा हो गया। उसने तुरंत दौड़कर सरदार हसन को सब विस्तार से बताया। हसन ने मुंह में सिगार दबाए हुए दूरबीन से देखा और अचानक चौंक गया। जहाज पर तोपें और मशीन अगने तैनात थीं, जबकि उसे सिर्फ एक मालवाहक बताया गया था। पर जब हसन ने और गौर से देखा तो वह धीरे से मुस्कुरा उठा। लोग बंदूकें लिए तो थे, पर बहुत डरे हुए लग रहे थे और कईयों के पास तो सिर्फ लोहे की छड़ें या लकड़ी की लाठियां ही थीं। हसन को लगा जैसे उसने कुछ भांप लिया हो। वह और उत्साहित हो गया। वह दूरबीन नीचे रखकर हंसते हुए बोला, घबराओ मत, ये हमें बहकाना चाहते हैं। भले ही उनके पास हथियार हैं, पर उनके चेहरे पर डर साफ है। कुछ के पास सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए लाठियां हैं। साफ है कि ये सब दिखावा है और गोलियां भी नकली सजावट हैं। भाइयों, मेरे साथ चलो और इन्हें असली बंदूक दिखाओ। समुद्री डाकू सब समझ गए और हसन को हैरानी से देखने लगे। हसन तेजी से यूनहाई जहाज की ओर बढ़ रहा था और लोग उसकी तारीफ करने लगे।
इसी बीच मैंने सबको मशीनगने बांटकर कंट्रोल रूम में रडार से लक्ष्य लॉक कर लिया। मैं बस उनके घेराबंदी में आने का इंतजार करने लगा। तैयारी जल्दबाजी में थी। बिना सेंसर या सटीक दिशा प्रणाली के बस अनुमान से निशाना लगा सकते थे। सटीक हमला मुश्किल था, पर इन समुद्री डाकुओं के लिए इतना काफी था। जैसे ही स्पीड बोर्ड 200-300 मीटर दूर थी तो मैंने मन में गिनती शुरू की। 5, 4, 3, 2, 1। मेरी गिनती खत्म होते ही डेक की टोप गरज उठी। आग की लपटों और गोलियों ने आगे बढ़ती स्पीड बोट्स को निशाना बनाया। पल भर में समुद्र पर जोरदार धमाका हुआ और आग की चमक फैल गई। उनकी 10-15 स्पीड बोट्स और डाकू ये देख दहशत में आ गए। कई तो घबराकर सीधे समुद्र में गिर पड़ रहे और कुछ ही नावें जान बचाकर भाग पाईं। यूनहाई जहाज पर सब हैरान थे और विमान में लोग खुशी से चिल्ला उठे, जीत गए, जीत गए, हम सच में जीत गए। उन समुद्री डाकुओं को हमने भगा दिया। वो समुद्री डाकू इतनी तेजी से भागे कि मुझे गोली चलाने का मौका तक नहीं मिला। बचने की खुशी में सब कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था। दूसरी ओर भागते हुए समुद्री डाकू उस झटके से उबर नहीं पाए थे। उन्हें यकीन नहीं था कि ड्रैगन देश के ये लोग शैतान जैसे हैं। ये शैतान सच में बहुत डरावने हैं। मुझे सच में घर जाकर माँ को ढूंढने का मन कर रहा है। हसन घायल हालत में दर्द सहते हुए सैटेलाइट फोन लेकर भागा। सिग्नल मिलते ही डायल किया। बॉस, हमें धोखा दिया गया है। कहा गया था कि वो मालवाहक जहाज है, लेकिन वो तो एक बेहद खतरनाक नकली युद्धपोत था। हमने 20 से ज्यादा स्पीड बोट्स खो दी और लगभग 100 लोग भी। फोन पर बॉस हसन की रिपोर्ट सुनकर गुस्से में चिल्लाया, उनकी हिम्मत कैसे हुई? तुम वापस आओ, मैं खुद उनसे पूछूंगा कि माजरा क्या है। उसने तुरंत एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर रोस केलमैन को फोन मिलाया, पर जब रोस को पता चला कि ड्रैगन देश के जहाज पर वाकई में युद्धपोत के हथियार हैं, उसकी आंखें चमक उठी और उसने फोन काट दिया। उसने फॉक एस्कॉर्ट बेड़े को आदेश दिया, तुरंत ड्रैगन देश के यूनहाई पहुंचो। उन मूर्खों ने मालवाहक जहाज को सैन्य जहाज बना दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। वहाँ सबूत के लिए फोटो लो, फिर उन्हें डुबोकर माल जब्त करो। आदेश देकर रोज जोर से हंसने लगा। उधर यूनहाई जहाज पर मैं सबको जश्न मनाते देख रहा था। तभी मुझे याद आया, पिछले जन्म के पापा। 2007 के हादसे के बाद मैं अदन की खाड़ी की खबरों पर नजर रखता था। 2010 के पास अफवाहें थीं कि पश्चिमी देश डाकुओं से मिले हैं। तभी सैटेलाइट सिग्नल रुकने से शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जहाज की तोपें तैनात होते ही दूर से अमेरिकी फॉक क्लास फ्रिगेट आती दिखी। मेरे पैरों के नीचे वहीं छड़ी थी। तभी मुझे एक विचार आया। मैंने पापा से कहा, किसी को भेजकर एक खुला टेलीग्राम भिजवाओ। बस इतना कहना है, अमेरिकी युद्धपोत की मदद के लिए हम दिल से आभारी हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका आभार जताने के लिए याद से कई बार संदेश भेजना। ये सुनते ही लिंजिंग भी हैरान रह गई। बाकी पड़ोसी भी हैरान रह गए। डाकुओं को हमने ही भगाया था, फिर उनका धन्यवाद क्यों? सबको देख मैंने भी कुछ नहीं छुपाया और सीधे समझाना शुरू किया। पापा, जरा सोचिए, सुंदर देश के युद्धपोतों के बावजूद डाकू इतने बेखौफ कैसे हैं? मुझ पर भरोसा रखिए। उधर फुकेट फ्रिगेट पर कप्तान चार्ल्स वॉकर समुद्र को देख रहे थे। फिर दूर यूनहाई जहाज को देख वे आत्मविश्वास से मुस्कुरा दिए। बस यूनहाई जहाज की तस्वीर ले लें तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक उसी समय जब चार्ल्स अपनी कल्पनाओं में खोए थे, तभी अचानक फुकेट एयरक्राफ्ट कैरियर के मुख्य कमांडर रोस का फोन आया। आखिर तुमने क्या किया है? ड्रैगन देश वाले क्यों कह रहे हैं कि तुमने समुद्री डाकुओं के लिए जाल बिछाने में उनकी मदद की? मूर्ख, मैंने कब उनकी मदद की? रोस की दहाड़ सुनकर चार्ल्स का चेहरा घबरा गया। ठीक उसी समय उसके एक अधीनस्थ ने अचानक एक तार ला कर दिया। ये पढ़कर चार्ल्स को लगा जैसे उसकी दुनिया ही पलट गई हो। धन्यवाद, आपके युद्धपोत ने होलन की मदद की। समुद्री डाकुओं को हराने हेतु हम 10,000 युआन दान करेंगे, कृपया स्वीकारें। चार्ल्स, उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। वह यूनहाई जहाज को खत्म करना चाहता था, पर टेलीग्राम मिलने का मतलब था कि उसके बचने की खबर फैल चुकी है। अब कुछ भी करना खतरनाक होगा। कुछ देर बाद स्थानीय समुद्री पुलिस पहुंची, पर वह यूनहाई के पास आने के बजाय अमेरिकी गश्ती जहाज के पास रुक गई। शायद उन्हें हमारा टेलीग्राम मिल गया है और वे समझ रहे हैं कि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है। धन्यवाद देने जा रहे हैं, नहीं पता कि गश्ती जहाज का कप्तान तारीफ सुनकर खुश होगा या नाराज। तभी दिमाग में आवाज आई, बधाई हो, आपने नए हथियार से 102 समुद्री डाकुओं को मारकर एस रैंक और 3000 अंक प्राप्त किए हैं। सिस्टम पैनल देखते हुए मैं ठिठक गया। एक बार हथियार के इस्तेमाल से ही इतने सारे लोगों को मारना पड़ता है, तो फिर आगे जब बाकी नए हथियारों की जांच करनी होगी, क्या तब भी लोगों को मारना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। एक सिहरन हुई, पर लगा कि वे अपराधी डाकू मरने लायक ही थे और मेरा हस्तक्षेप न्यायपूर्ण था। खुद को समझाकर मैंने सामने देखा। उस विशाल अमेरिकी युद्धपोत को देख लगा कि हमारी तकनीक उनसे पीछे है। काश मेरे पास वैसी तकनीक होती। तभी अचानक मेरे कानों में सिस्टम की सूचना गूंजी। सिस्टम असली चीजों को सिम्युलेट कर आपको पार करा सकता है। एक एस्कॉर्ट जहाज और पॉइंट से आप वॉरशिप तकनीक पा सकते हैं। मैं सचमुच बेहद प्रसन्न हो गया। कमांडर रॉस अब लगभग पागल हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एक तीर से 3 निशाने वाली योजना पूरी तरह विफल हो गई। पहले इसी तरीके से कई देशों के जहाजों को फंसाया गया था, पर आज हमें ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस धन्यवाद संदेश के बाद अब समुद्री डाकुओं के जरिए लूटपाट जारी रखना बहुत मुश्किल होगा। सबसे गंभीर बात यह है कि वे डाकू अब बदला लेने के लिए हमारे अपने सुंदर देश के मालवाहक जहाजों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। अच्छी कमाई का एक रास्ता बस खत्म हो गया।
उसी समय विदेशी युद्धपोत और स्थानीय पुलिस की नावें धीरे धीरे यूनहाई जहाज की ओर बढ़ने लगी। जहाज के रुकते ही ड्रैगन देश के राजदूत वांग जिंगमिंग उस पर सवार हुए। वांग जिंगमिंग ने कोस्ट गार्ड के साथ आकर हमारी बहुत मदद की। सभी लोगों से बात करने के बाद मैं सीधे उनके पास गया। राजदूत वांग, यहाँ खुद आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुंदर देश के युद्धपोत की समय पर मिली सहायता से ही ये सब संभव हो पाया है। तभी हम बच पाए, इसलिए हमें सुंदर देश के युद्धपोत पर ले चले। मुझे उन्हें शुक्रिया कहना है। वांग जिंगमिंग चुप रहे। उन्हें बचाव की बात पर यकीन नहीं था। मैं और पूछना चाहता था, पर तटरक्षक बल की वजह से नहीं पूछ सका। मेरी बात से उनके संदेह दूर हुए और उन्होंने सहमति दी। जल्द ही वांग जिंगमिंग की मदद से हम सब सफल हो गए। हम फ्रिगेट पर चढ़ गए। किसी को खबर तक नहीं थी। जल्द ही हम फ्रिगेट के कप्तान चार्ल्स से मिले, पर चार्ल्स का चेहरा काफी सख्त था। वो हमें दुश्मन की तरह देख रहे थे। विश्लेषण अधूरा था, तो क्या एक बार मिलकर जाऊं? मैंने सीधे चार्ल्स का हाथ थाम लिया। सर, सच में आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोग वाकई ब्लू स्टार के पुलिस अधिकारी हैं। आपने निडर होकर हमारी मदद की और जान बचाई। चार्ल्स, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुनकर मैं इतना गुस्से में था कि मेरी नसें फड़कने लगी। ऐसा लगा जैसे गले में मक्खी जैसी स्थिति थी। न निगल पा रहा था, न उगल। बहुत असहज था। इनकार करने पर डाकुओं से उनकी मिली भगत खुल जाती। ऊपर से सामने यह युवक था। बात सुनने में हर्ज नहीं था, पर पता नहीं क्यों उसकी बातों में व्यंग्य सा लगा। चार्ल्स ने दांत पीसते हुए कहा, नागरिकों की रक्षा करना हमारे सैनिकों का कर्तव्य है। अगर और कोई बात नहीं है तो आप अब जा सकते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। हम यूनहाई जहाज से स्थानीय समुद्री पुलिस की सुरक्षा में सीधे अंतिम बंदरगाह पहुंच गए। माल सौंपकर कमीशन लिया। फिर वांग जिंगमिंग ने एक भव्य दावत दी। दावत में पुलिस ने प्याओलियांग पर पूछताछ शुरू कर दी। वे युद्धपोत की जीत को बड़ी खबर के रूप में प्रचारित करना चाहते थे। मैं बतख खाते हुए बढ़ा चढ़ाकर सुनाने लगा कि डाकुओं के आने पर हम कितने डरे हुए थे। असल में हमारे जहाज पर जो हथियार थे वे सब मॉडल ही थे। हमारे पास कोई चारा नहीं था तो जो मिला वही उठाया। कुछ लोगों ने तो पोछा लेकर भी डाकुओं को जहाज पर चढ़ने से रोका। मेरे ताऊजी डाकुओं की बंदूक की संगीन से घायल हो गए थे। उनकी जान जोखिम में थी। पास खड़े लिन झेंघाई हैरान रह गए कि ये लड़का क्या बकवास कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, बड़े भाई तो उस वक्त घबराहट में फिसल कर गिर पड़े थे। उनके हाथ डेक की उभरी लोहे की शीट से कट गए, पर बस ऊपरी परत ही छिल्ली थी। लिन झेंघाई कुछ नहीं बोले और जबरन खाना ठूंसते रहे ताकि हंसी न छूट जाए। उस वक्त मैं हुईशेंग क्लब में स्थानीय पुलिस को सब कुछ विस्तार से बता रहा था। अमेरिकी युद्धपोतों का वह आक्रामक प्रवेश और उनकी तोपों की भारी गर्जना, ऐसा लगा जैसे वही पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर और सर्वशक्तिमान है। पर वहाँ के स्थानीय लोग सुनते हुए कुछ अजीब महसूस करने लगे। क्या देश सचमुच इतना ताकतवर है? फिर कुछ दशक पहले ड्रैगन से क्यों पिटा था? सुंदर देश खुद को दुनिया का पुलिसकर्मी कहता है, लेकिन उसके काम कहना मुश्किल है। उन्हें तो ड्रैगन देश से नफरत थी, फिर वे मदद क्यों कर रहे हैं? वे अब सुंदर देश की इज्जत नहीं बचाएंगे क्योंकि उसकी साख दांव पर है। खुद को दुनिया का सरताज मानने वाले अपनी छवि चमकाना पसंद करते हैं। ये बात फैली तो वे खुश होंगे, पर मुझे पता है कि सुंदर देश की हालत खराब है। ये मामला खुलते ही सुंदर देश को समुद्री डाकू समझा जाएगा। वहाँ बची खुची प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यूनहाई का टेलीग्राम शायद अब तक सभी अधिकारियों तक पहुँच गया होगा। राजदूत वांग जिंगमिंग का एक और टेलीग्राम मामले को और दिलचस्प बना देगा। जैसा सोचा था, वांग तुरंत टेलीग्राम भेजने चले गए और मैं भी अपना खाना खाने लगा। तभी क्रू मेंबर झांग माउत्साई पेट पकड़कर बाहर चला गया। उसे देख मुझे झुंझलाहट हुई। समुद्री डाकुओं के हमले के वक्त वही सबसे ज्यादा चिल्लाकर हार मानने की बात कर रहा था। उसकी आवाज बहुत खींच पैदा करती थी। एक जवान आदमी होकर भी उसमें जहाज के उन बुजुर्गों जितनी भी हिम्मत नहीं थी। जश्न के बीच दूसरी ओर वांग बिंगई पागल सा हो गया। उसने हर संभव कोशिश की, पर कोई खबर नहीं मिली। वह बस लहरों को देखता रहा। 10 साल की थल सेना, 100 साल की तैयारी। ड्रैगन देश की नौसेना को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज हम अपने देशवासियों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। बेबसी और दर्द के बीच तभी सैटेलाइट फोन जुड़ा और उत्साहित वांग जिंगमिंग की आवाज आई। लाओ वांग, वो लड़का जिसके बारे में तुम कह रहे थे, वह मिल गया है और जहाज पर सब सुरक्षित हैं। चिंता मत करो। वांग बिंगई खुशी से फूले नहीं समाये। सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी चिंता में था। पर खुशी के बाद एक सवाल आया। रुको, वे कैसे बच निकले? क्या वे समुद्री डाकू अचानक इंसानियत दिखाने लगे थे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन क्रूर और निर्दयी लोगों में इंसानियत कहाँ? ओल्ड वांग, जल्दी बताओ क्या मामला है? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं कि यह अमेरिका की गश्ती जहाज थी, मदद को आई थी, लेकिन पता नहीं वे अचानक इंसानियत कैसे दिखाने लगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि वांग जिंगमिंग का दरवाजा अचानक जोर जोर से खटखटाया गया। वांग जिंगमिंग फोन काटने ही वाले थे कि तभी एक नौजवान दरवाजा खोलकर चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अंदर आया। दूत महोदय, मैं यूनहाई जहाज का मजदूर झांग माउत्साई हूँ। परिचय सुनकर वांग जिंगमिंग ठिठके। यूनहाई जहाज का मजदूर? मैंने तो सुना था कि उसे लीन परिवार चलाता है। फिर यह मजदूर कहाँ से आया? पर उन्होंने कुछ न कहते हुए झांग को बैठने का इशारा किया। तो तुम बताओ तुम उनके जहाज पर मुख्य रूप से क्या काम करते थे? झांग माउत्साई हाथ मलते हुए बोले, वो लिन परिवार का जहाज है, सिर्फ उनके लिए ही अच्छा है। मैं बाहरी हूँ, वो लोग मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं।
वे मुझे मारते पीटते और गाली भी देते हैं। सारा कठिन और थकाऊ काम मैं ही करता हूँ। लीन परिवार की बुराई करते हुए मैंने कहा, मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं। गाँव का वही लीन जिन्हान पढ़ाई में टॉप करके अब जहाज पर हथियार बना रहा है और सब उसकी तारीफ करते हैं, जबकि मैंने इतना सारा काम किया पर किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। झांग माओत्साई अब बेहद परेशान और गुस्से में था। वहीं वांग जिंगमिंग उसकी कड़वी आवाज सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। इस आदमी का चेहरा काफी साफ सुथरा है, हाथों को छुड़ा दें तो ये किसी मजदूर के नहीं लगते। वांग जिंगमिंग ने शंका जाहिर नहीं की और इशारे से आगे बोलने को कहा, दूत महोदय, शायद आपको पता नहीं होगा, लिन जिनलान और उसके लोग कानून तोड़ चुके हैं। वे समुद्री डाकू असल में सुंदर देश के लोगों ने नहीं बल्कि लिन जिनलान ने मारे थे। उनकी नाव पर रखी चीजें मॉडल नहीं बल्कि असली हथियार थे। ये सब लिन जिनलान ने खुद ही चोरी छिपे बनाए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है। उन्होंने उन्हीं हथियारों से डाकुओं को मार डाला। वे बहुत क्रूर थे और समुद्र का पानी लाल हो गया था। ये कोई मालवाहक जहाज नहीं था, असली समुद्री डाकू वही लोग हैं। झांग माओत्साई की बात सुन वांग जिंगमिंग हैरान रह गया। वे अमेरिकी नहीं थे। जापानियों ने जिन डाकुओं को हराया वे असल में जहाज पर ही थे। और मैंने क्या सुना, वह किशोर तोप और मशीन गन लेकर आया था। ये कैसे मुमकिन है? वांग ने पूछा। क्या बकवास कर रहे हो? हाई स्कूल की छात्रा लिन जिंगलान तोप कैसे बना सकती है? वांग को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसे लगा झांग उसे धोखा दे रहा है। लेकिन वांग जिंगमिंग की हैरानी देख झांग माओत्साई को लगा कि लिन जिंगलान ने बड़ा अपराध किया है। उसके चेहरे पर विकृत उत्साह था। अरे आप तो जानते नहीं वो लिन जिंगलान कितनी बहादुर है। रवाना होने से पहले मैंने खुद अपने कानों से सुना कि वही अपने हाथों से वो चीजें बना रही थी। वो अब भी जहाज पर है, पर निश्चिंत रहे, मैंने गोली नहीं चलाई। जरूरत पड़ी बेचने पर मैं गवाही दे दूंगा। वांग जिंगमिंग ने ठंडी आंखों से सामने खड़ीहे झांग माओत्साई को देखा। उसकी बातें सच हों या झूठ, उसकी बेशर्मी ही उसे घृणित बनाती है। पेशेवर जीवन ने उसे भावनाएं छुपाना सिखाया था। उसकी आंखों में असंतोष या गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारा खुलासा बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे गंभीरता से विचार करूंगा। बस ये बात तुम किसी और से यह बात मत करना, वरना तुम्हारा योगदान बेकार जाएगा। वांग जिंगमिंग को डर था कि विदेशी मामला होने से झांग माओत्साई कोई गड्ढ न कर दे। श्रेय मिलने की बात सुनकर झांग माओत्साई उत्साहित हो गया। उसे लगा राजदूत ने उसे बहुत सम्मान दिया है। वांग जिंगमिंग मुस्कुराते हुए उसे विदा करता है। झांग के जाते ही उसने चालू वीचैट कॉल को देखा। ये जानते हुए कि वांग बिंगई सब सुन रहा है, वह सीधे बोल पड़ा, लाओ वांग की अभी वाली बातचीत तुमने सुनी थी ना, उस पर अपनी राय बताओ। फोन के उस पार वांग बिंगई अब भी बेहोश था। उसे वो जांच याद आई। उसे वह चीज असली लगी, पर बच्चे की हरकत जानकर उसने उसे जाने दिया। वह निशब्द है। उसे लापरवाही का दुख और बचने की खुशी है। वह पहली बार मौत के मुंह से बचा है। खैर, ड्रैगन देश सुरक्षित रहे यही काफी है। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक किशोर साधारण जहाज को इतनी उन्नत तकनीक से युद्धपोत में बदल देगा। अमेरिका से मदद न मिलने के बावजूद उन्होंने फिर सहायता क्यों की? यह समझ से बाहर है। यह लड़का वाकई कमाल का है। उसकी चालाकी ने सबको चौंका दिया। इन सब बातों को समझने के बाद वांग बिंगई ने गंभीरता से कहा, यह लड़का शायद सच में एक जीनियस है। जल्दबाजी मत करो, बस अनजान बने रहो। समुद्री डाकुओं का बहाना बनाकर 2 युद्धपोत तैयार करो ताकि वे सुरक्षित घर लौट सकें। मैं यहाँ से लोग भेजूंगा जो वहाँ समर्थन देंगे और सच्चाई की जांच करेंगे। वांग जिंगमिंग को बिंगई की बात सही लगी। बेवकूफ बना प्योलियांग देश असलियत जानकर यूनहाई जहाज पर हमला करेगा, इसलिए जल्द वतन लौटना ही सबसे जरूरी है। वांग बिंगई के अनुसार देश लौटकर जांच करना सही रहेगा। उन्होंने फोन काटने से पहले कहा, झांग माओत्साई पर नजर रखो ताकि कोई गड़बड़ न हो। लिन झेंघाई को सूचित कर वापसी के बाद उसे निपटा देना। इसके बाद वांग जिंगमिंग ने सुरक्षा व्यवस्था की और अगली सुबह सबको रवाना होने का आदेश दिया। यूनहाई जहाज के निकलते ही वापसी का सफर काफी उबाऊ था, पर इस बार पहले जैसी कोई टेंशन नहीं थी। खाली समय में मैंने सिस्टम से मिली फ्रिगेट की सारी जानकारी पीआरएच कर सब व्यवस्थित कर लिया, वरना सिर्फ सिस्टम पर निर्भर रहकर मैं आलसी हो जाता। आधे रास्ते में वांग बिंगई खुद स्वागत के लिए आए और जहाज पर सबकी पूछताछ के बाद आखिरकार पूरी घटना साफ हो पाई। उन तोपों और मशीनगनों को देखते हुए वांग बिंगई मुस्कुराए, फिर मेरा कंधा थपथपाकर बोले, शाबाश लड़के, तुम वाकई काबिल हो। मुझे भी चकमा दे दिया। अच्छा ही हुआ, वरना पता नहीं चलता कि हमारे लोंग देश में इतना प्रतिभाशाली नौजवान भी है। मैं झिझकते हुए हल्के से मुस्कुराया और उनकी ओर देखा। बहुत ही ईमानदारी से बोला, वांग स्टेशन मास्टर, सच में माफ कीजिए, आपको परेशानी दी। मैं और भी माफी मांगने वाली बातें कहना चाहता था, लेकिन वांग बिंगई ने हाथ हिलाकर मुझे रोक दिया। ठीक है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम्हारा जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मामले की चिंता मत करो, मैंने ऊपर वालों से बात कर ली है। अब कोई और कार्रवाई नहीं होगी। बस तुम्हारी ये तोपें मैं ले जाऊंगा। लिन झेंघाई और वेनियान बहुत खुश हुए। वांग बिंगई के इशारे पर लोग नाव की तोपें और मशीनगनें खोलकर युद्धपोत पर लादने लगे। वांग बिंगई ने रिपोर्ट पूरी की और कुछ दिनों बाद जब यूनहाई जहाज वतन लौटा तो अपनी धरती पर कदम रखते ही उसे सुकून मिला। अभी सबका टेंशन सच में पूरी तरह से उतर गया।
रात को लिन झेंघाई ने लिन परिवार में 10 मेजों की दावत सजाई और सबका स्वागत किया। जब सब लोग खुशी से जश्न मना रहे थे तभी अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई और एक अफसर सैनिकों के साथ अंदर आया। उस अफसर ने सबको गौर से देखा, फिर मेरी ओर बढ़कर आदर से बोला, नमस्ते लिन जिनलान कॉमरेड, मैं नौसेना बेस का झाओ रुई हूँ। मुझे कमांडर का आदेश मिला है कि आपको वहाँ बुलाने ले जाऊँ। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में तेजी झलक रही थी। ये देखकर लिन परिवार के लोग कुछ घबरा गए। ये क्या हो रहा है? उसे वापस आते ही क्यों ले जा रहे हैं? वांग मास्टर ने तो कहा था कि समुद्र वाले मामले में अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। लिन झेंघाई ने आगे आकर अधिकारी से गंभीरता से पूछा, अगर लिन जिनलान की कोई गलती है तो हमें बताइए, आखिर उसे अचानक बाहर क्यों ले जाया जा रहा है? अगर उसने गलती की है तो अभिभावक होने के नाते मैं खुद उसे ले जाऊंगा। बाकी पड़ोसी भी विरोध करने लगे और मुझे अपने पीछे छिपा लिया। लिन जिनलान ने क्या गलती की है? आप बिना वजह उसे कैसे ले जा सकते हैं? वो कोई बुरी इंसान नहीं है। हथियारों के संशोधन की बात क्या अब नहीं होगी? क्या अब बच्चों को बाहर ले जाकर गोली मार दोगे? लिन जिनलान तो टॉपर है। भीड़ के विरोध से अधिकारी हैरान रह गया। उसे लगा जैसे वह कोई विलेन हो जो बच्चे को छीनने आया है। वह तो बस आदेश का पालन कर रहा था, पर अब सब उसे गलत समझ रहे थे। उसने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, आप सब घबराइए मत, कमांडर की कोई भी बुरी मंशा नहीं है। वे बस लिन जिनलान से कुछ औपचारिक सवाल पूछना चाहते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बच्चे को कहीं ले जाकर बेचने वाले नहीं हैं। है जो सैन्य जांच चौकी के स्टेशन मास्टर वांग बिंगी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन सभी लोग पर उनके चेहरों की घबराहट कम नहीं हुई। वे मामूली नाविक थे पर हथियार चलाना जानते थे। ये अपराध था पर इसी ने मेरी जान बचाई। वे एक बच्चे को अकेला कैसे छोड़ते? मैंने राहत की सांस ली। वह आगे बढ़ा और उन्हें सांत्वना दी। चाचा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद नेताओं को मुझसे कुछ पूछना है। आप निश्चिंत रहिए, वे मुझे यूं ही ले जाकर गोली नहीं मार देंगे। थोड़ी ही देर में मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे समझाने पर सब लोग थोड़े शांत हुए। धीरे धीरे सबका दिल शांत हुआ। मैंने पापा को आश्वस्त करने वाली नजर डाली और अधिकारी के साथ चला गया। जब मैं वांग बिंगई के पास पहुंचा, यहाँ वांग बिंगई एक गुस्सैल बुजुर्ग से डांट खा रहा था जो उसे पोते की तरह फटकार रहे थे। मुझे देखते ही बूढ़े ने अपना गुस्सा काबू में किया और फिर अपनी नजरें उठाई। उसने बड़ी जिज्ञासा के साथ मुझे ऊपर नीचे देखा। फिर वह मुस्कुराकर हुए बोला, तुम तो काफी दिलचस्प हो छोटे। मेरा नाम यांग झेनशान है। मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों सोचा? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि कार्गो शिप को युद्धपोत बना दिया? क्या तुम्हें पता है ये हरकत पूरे परिवार को जेल भेजने के लिए काफी है? झुके यांग झेनशान मुस्कुराते रहे, पर उनकी बातों ने मेरे दिल को एक ठंडक सी भर दी। मैंने पलकें झपकाई और बोला, सर, मुझे यकीन है कि आप मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि उस इलाके में समुद्री डाकू कितने बेखौफ हैं। हाल ही में एक विदेशी जहाज के साथ भी हादसा हुआ था। ये सिर्फ रिपोर्ट की गई घटनाएं हैं, न जाने ऐसी और कितनी होंगी जो रिपोर्ट नहीं हुई है। पता नहीं और कितनी होंगी। अगर मैंने अपनी नाव को युद्धपोत में नहीं बदला होता तो उस वक्त हम पूरे परिवार समेत नाव पर मौजूद सभी लोग समुद्री डाकुओं के हाथों मारे जाते। हम तो बस अपनी सुरक्षा की रक्षा कर रहे थे। यांग झेनशान ने कुछ पल तक मुझे जांचती नजरों से देखा, फिर हल्के से हंसते हुए बोले, तुम्हारा साहस तो वाकई बहुत बड़ा है छोटे दोस्त, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी किस्मत सही निकली। अगर उस वक्त तुम लोगों ने वे हथियार नहीं लगाए होते तो शायद आज मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। हालांकि तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, पर खुशी है कि जिंदा तुम लोग ही बचे। सुना है ये सारे हथियार तुमने अकेले अपने हाथों से बनाए, वो भी सिर्फ कुछ हजार युआन में। क्या परिवार को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? सर, इन हथियारों का मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्च से पहले वे इन्हें बस मॉडल समझ रहे थे। ये दिखने में डरावने हैं, पर इनकी मारक क्षमता और निशाना काफी कमजोर है। मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं थे कि मैं इंफ्रारेड सेंसर और फेज डायरे रडार लगवा सकूं। यांग झेनशान ने शांत भाव से सिर हिलाया, पर उसके दिल में तूफान समझ गया। लगा था वांग बिंगई ने अतिशयोक्ति की, पर अब दिखा ये लड़का काबिल है। ये क्लोज इन वेपन सिस्टम खुद बना लेता है। यांग झेनशान को यह लड़का जितना देखता उतना ही पसंद आने लगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, छोटे दोस्त, क्या तुम हमारी सेना में शामिल होना चाहते हो? समुद्र में तुम्हारे कमाल के प्रदर्शन और बूढ़े की सिफारिश के साथ अगर मैं थोड़ा दबाव डालूं तो तुम्हें सीधे नेवी में मेजर बना देना भी मुमकिन है। लेकिन मैंने सिर हिला दिया। यांग झेनशान चौंक कर बोला, तो क्या तुम नेवी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल होना चाहते हो? यह भी पूरी तरह मुमकिन है। अनुसंधान संस्थान में तुम्हें अलग से एक लैब भी दिला दूंगा, बस फंडिंग सही हो। बूढ़े, मैंने काफी बेहतरीन शर्तें रखती हैं, है ना? मैंने फिर सिर हिला दिया। यांग झेनशान की भौहें और सिकुड़ गईं। तो क्या तुम तकनीक से पैसे कमाना चाहते हो? ये भी मुमकिन है, बस नई तकनीक पहले सेना को देनी होगी, तब तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा। ये सुनकर भी मैंने सिर हिलाया। यांग झेनशान अब हैरान रह गया। उसने जो 3 रास्ते सुझाए, ताकत, प्रतिष्ठा और पैसा, इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो आखिर क्या चाहिए? तभी मैंने बोलना शुरू किया, सर, मैं यूनिवर्सिटी जाकर व्यवस्थित पढ़ना चाहता हूँ। अपनी प्रतिभा निखारनी है। सुनकर यांग झेनशान चौंक गया। उसने चाय थूक दी। वह हैरान था। उसे याद आया कि यह नौजवान अभी स्कूल से निकला है, पर गोला बारूद बनाने और जहाज बदलने में माहिर है। प्रोफेसर भी ऐसा नहीं कर सकते। दोबारा पढ़ाई करना इसकी प्रतिभा और समय की बर्बादी होगी। सीधे काम करना ही बेहतर है। मेरी दृढ़ता देख उसने आखिरकार मेरी बात मान ली। विश्वविद्यालय जाना भी गलत नहीं है। क्या पता ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी उम्मीदें पूरी कर पाए। ये सुनकर मैं चौंक गया। पहले पापा के लिए मैंने छिंगहुआ या पेकिंग को चुना था, पर अब मुझे लोंग के यूनिवर्सिटी ही सही लगती है। पुनर्जन्म के समय आवेदन की तारीख निकल चुकी थी, लेकिन यांग झेनशान की बात सुनकर मैं उत्साहित हो उठा।
आपका मतलब है कि मैं कृषि विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, बस मुझे एक बूढ़े आदमी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें भी एक शर्त माननी होगी। बूढ़े बाबा, आपकी एक शर्त मुझे मंजूर है, जब तक वह नैतिकता के खिलाफ नहीं है और मैं उसे कर सकता हूँ तो आप निसंकोच बताइए। यांग झनशान ये सुनकर हंस पड़े और मेरे कंधे थपथपाकर बोले, तुम वाकई दिलचस्प लड़के हो। मैं अब सीधी बात करूंगा। हाल ही में सुंदर देश और हमारे आसपास के देशों के हौसले काफी बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारी समुद्री सुरक्षा अब कमजोर है, इसलिए 1.3 अरब मंजूर हुए हैं और तय हुआ है कि माओलोंग से 3/1135 टाइप 3 संशोधित फ्रिगेट्स खरीदी जाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां जाकर देखो, देखना है कि माओलोंग ने कहीं हमें घटिया माल तो नहीं थमा दिया। यांग झनशान ये कहते हुए थोड़े उदास हो गए। पहले भी ड्रैगन देश को माओ बियर से नुकसान उठाना पड़ा था। उस वक्त देश को उन्नत हथियारों की सख्त जरूरत थी, लेकिन माओ बियर के हथियार नाम के बड़े थे और जल्द ही दूसरे दर्जे के हो गए। इसलिए इस बार वह इस युवक से बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। भले ही देश में टैलेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन कोई अकेला व्यक्ति कमरे में तोप बना दे, ऐसा उन्हें कोई याद नहीं आता। इस वक्त मैं उनकी बात सुन रहा था, फिर भी मैं अनायास ही भौहें चढ़ा लेता हूँ। इतनी बड़ी रकम खर्च करके पहले से ही पिछड़े हुए पुराने तटीय गश्ती जहाज खरीदना, और वो भी सिर्फ 3, क्या ये बहुत बड़ा घाटा नहीं है? मेरी आंखों में संघर्ष की एक चमक उभर आती है। ये 1.3 अरब तो मुझे दे देते, मैं हमारे ड्रैगन देश के लिए 10 फॉक श्रेणी की फ्रिगेट्स और जोड़ सकता हूँ। पास ही खड़े यांग झनशान और वांग बिंग एकदम चौंक गए। मेरी बात सुनकर वे दोनों पूरी तरह से हैरान रह गए। दोनों वहीं जड़ हो गए। काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाए। लिन लियांगलान, क्या तुम घर पर नशे में थे? यहाँ आकर बकवास कर रहे हो? वांग स्टेशन प्रमुख, मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। यहाँ प्रमुख मौजूद हैं, मैं कैसे बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ? जब मैं और वांग बिंगई बहस कर ही रहे थे तभी, अच्छा लड़का, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। कुछ हिम्मत तो है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है, बस मुंह खोलना होता है। अब मुझे बताओ, मैं क्यों तुम पर भरोसा करूँ? समुद्र में रहते हुए मैंने वांग जिंगवेन राजदूत के नेतृत्व में खुद फुकफू जहाज पर चढ़कर सब कुछ देखा था। लौटते समय भी मैंने इसका अध्ययन किया और अब मैंने इसकी बुनियादी ड्राइंग्स और तकनीक को व्यवस्थित कर लिया है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं ड्राइंग्स और तकनीक निकाल सकता हूँ। आप चाहें तो किसी से भी उनकी जांच करवा सकते हैं। भले ही कार्यक्षमता अलग हो, पर यह कमजोर नहीं है। सिस्टम की गोपनीयता के कारण मैं संभल कर कह रहा हूँ, पर असल में यह बिल्कुल अमेरिका जैसा ही है, बस बाहरी रूप थोड़ा अलग है। इससे पहले कि यांग झनशान कुछ कहते, वांग बिंगई बेसब्री से बोल पड़े, लड़के, कहीं तुमने सुंदर देश अमेरिका की ड्राइंग्स तो नहीं चुरा ली? वांग स्टेशन प्रमुख, तकनीक की बात है, इसे चोरी कैसे कहा जा सकता है? मैंने तो बस कानकाऊ लेकर सीखा है, और फिर किसी के मुख्य तकनीक को कोई एक नजर में कैसे चुरा सकता है? यह तो मैंने खुद अपनी मेहनत से धीरे धीरे शोध करके निकाला है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वांग बिंगई ने मुझसे और बहस नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहरा शक था। सामने खड़ा यह लड़का वाकई जीनियस है, लेकिन जीनियस होने की भी एक हद होती है। महज 10-12 दिनों में फॉक फ्रिगेट का शोध कर लेना, ये कैसे संभव है? ठीक है, मैं अभी लोगों को तकनीकी दस्तावेजों की जांच के लिए भेजता हूँ। अगर वे पास हो गए तो ये 1.3 अरब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बस तुम्हें इसे पूरा करना होगा। बूढ़े, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक बड़ा इनाम भी मंजूर करवाऊंगा। बस इस काम की एक समय सीमा है, 10 साल और अधिकतम 15 साल से ज्यादा नहीं। तुम्हें कैसा लगता है? यह सुनकर मेरी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। फॉक ने अचानक देखा कि मैंने रास्ते में लगभग सब कुछ सीख लिया है और अब आप फिर से मुझे हल्के में ले रहे हैं। 10 साल बाद जब यह बनकर तैयार होगा तब तक सब ठंडा पड़ चुका होगा। मुझे बस 1 साल का समय चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप मुझे 2 साल और दे दें तो मैं आपके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता हूँ। बस शर्त है कि पर्याप्त लोग, सामग्री और बजट मिल जाए। इनमें से कोई भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही यांग झनशान और वांग बिंगई हैरानी से दंग रह गए। झनशान को लगा जैसे उसे इस छोटे लड़के ने ठग लिया हो। पहले उसे गश्ती जहाज की बात सही लगी थी, पर अब उसे किसी बड़े झांसे का डर सताने लगा। वह एक किशोर पर यकीन कर बैठा था और अब बात उसके मुंह से निकल चुकी थी। बाहर जाते हुए वह बोला, छोटे, तुम्हारी बात मैं जोश में कहीं मान लेता हूँ। पहले गश्ती जहाज बनाओ, फिर कैरियर की बात करेंगे। ये कहकर वह लोगों को रवाना करने ही वाला था, लेकिन मैं जल्दी में जाने के बजाय थोड़ी झिझक के साथ सिर खुजलाते हुए बोला, सर, एक और बात है जो आपको बतानी है। आप जानते ही हैं कि स्कूल जल्दी ही शुरू होने वाला है और उस समय गश्ती जहाज बनाने में काफी समय लगेगा, इसलिए आपको स्कूल से भी बात करनी पड़ेगी। मेरी कक्षाएं शायद थोड़ी अनियमित होंगी और मुझे एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान की भी जरूरत है। जब भी मुझे लोगों या सामग्री की आवश्यकता होगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। मेरी मांगे सुनकर यांग झनशान ने तुरंत सहमति जता दी। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये छोटी बातें थीं। उन्होंने कहा, तुम जो कह रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जरूरत हो बेहिचक बताना, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए, प्रक्रिया नहीं। मुझे यह मत दिखाना कि आधे रास्ते में छोड़कर भाग गए। वांग बिंगई ने मेरी ओर देखा। उसकी नजरों में लाचारी भी थी और भावुकता भी। फिर उसने लंबी सांस ली और कहा, लड़के, अच्छे से काम करना। अगर तुम वाकई उन 10 एस्कॉर्ट जहाजों को बना दोगे, तुम समुद्री रक्षा के जनक बनोगे, हमारे देश के नए एस्कॉर्ट जहाजों की आधारशिला रखने वाले। तब भविष्य की पाठ्य पुस्तकों में भी तुम्हारा परिचय हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नया सत्र शुरू हो गया। यांग झनशान ने नदी जांच के दस्तावेजों का जवाब आने पर उनकी अहमियत देखते हुए यूनिवर्सिटी के पास ही मुझे एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान दे दिया। फिलहाल सामग्री और उपकरण तैयार हो रहे हैं तो मैं भी आराम से हूँ। पिछली बार मैं छिंगबई यूनिवर्सिटी में था, पर यह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग और अर्ध सैन्य तरीके से चलती है। मैं कक्षा में बैठा ही था कि तभी एक चश्मा पहने अधेड़ व्यक्ति अंदर आया, सीधे मंच की ओर बढ़ा, मेज थपथपाई और तेज नजरों से सबको देखने लगा। उसने कहा, मेरा नाम ली शेनशिंग है, मैं तुम्हारा मिलिट्री प्रोफेसर हूँ। मुझे पता है कि तुम सब हाई स्कूल में टॉपर थे, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तुम सब बस आम छात्र हो।
अब से हर सेमेस्टर सैन्य विषयों में 80 से कम अंक पर चेतावनी और 60 से कम पर गंभीर कार्रवाई होगी। 4 बार ऐसी कार्रवाई होने पर सीधे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लोंग को यूनिवर्सिटी में औसत लोगों या समय काटने वालों के लिए जगह नहीं है। ये सुनते ही क्लास में हलचल मच गई और सबके चेहरे पर अविश्वास था। 4 गलतियों पर सीधा निष्कासन, ऐसा नियम पहले किसी ने नहीं सुना था। ली शेनशिंग ने बिना सफाई दिए बस नजरें सब पर घुमा दी। सभी छात्र संक्षेप में अपना परिचय दें और बताएं कि पहले सेमेस्टर के लिए क्या योजना है। इसी लाइन से शुरू करते हैं। उसके निर्णायक लहजे ने लोग चौंके, पर छात्र मंच पर आकर विज्ञान और देश सेवा जैसे अपने बड़े सपनों को बताने लगे। उनकी बातें काफी प्रभावशाली थीं और ली शेनशिंग सुनते हुए अपनी टिप्पणी दे रहे थे। विज्ञान और तकनीक कल्पना नहीं है। वायुगतिकी पढ़ने पर समझोगे कि आज तुमने कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही है। आदर्शों को सिर्फ कहना काफी नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी अमल करना पड़ता है, वरना सब कुछ सिर्फ खोखली बातें हैं। तुम्हारी बातों से बेहतर तो कीबोर्ड पर आलू रखना है। जहरीली भाषा, गंभीर आवाज और तीखी नजरों ने एक एक करके हर छात्र को इतना शर्मिंदा किया कि कोई सिर उठाकर नीचे नहीं उतर सका। जल्दी ही मेरी बारी आ गई। मैं शांतिपूर्वक मंच पर चला गया। मेरा नाम लिन शिंगलान है। पहले सेमेस्टर में मेरी योजना एक साधारण फॉक फ्रिगेट बनाने की है। मेरा लक्ष्य इससे भी आगे बढ़ना है। मैंने ये पूरे आत्मविश्वास से कहा। जवानी में जुनून ना हो तो क्या फायदा, और अब मेरे पास ये काबिलियत भी है। ली शेनशिंग ने पलकें उठाई। इतने छात्रों में ये पहली थी जिसने इतनी हिम्मत और सच्चाई दिखाई। इससे उसमें भी दिलचस्पी जाग गई। जिन शिंगलान, है ना? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? मुझे पता है। इस जवाब से ली शेनशिंग को गुस्सा आया। क्या ये सिर्फ ध्यान खींच रही है? पर जब उसने उसकी फाइल देखी तो वह चौंक गया। बोर्ड परीक्षा में उसके अंक कट ऑफ से बहुत ज्यादा थे, फिर भी उसे सेना की सिफारिश पर दाखिला मिला था। इसमें जरूर कोई ऐसी वजह है जो मुझे नहीं पता। ली शेनशिंग मुस्कुराने लगा। ठीक है, लिन जिंगेन है ना? तुमने सच में मुझे अपना नाम याद रखने पर मजबूर कर दिया। अगला छात्र आगे आए। सबकी उन प्रशंसा भरी नजरों के बीच मैं सिर ऊंचा करके और गर्व के साथ मंच से नीचे उतर गई। इस बार मैंने सच में सबको इम्प्रेस कर दिया था। क्लास के बाद मैं अपने हॉस्टल के कमरे में वापस आई, पर रूममेट्स अभी नहीं आई थी। मैंने सोचकर बैग से कागज और पेन निकाल ली। क्लास में फॉक फ्रिगेट को पीछे छोड़ने की मेरी बात कोई मजाक नहीं थी। विश्लेषण के बाद से ही मेरे मन में यह विचार था, मैं हथियार प्रणाली को और बेहतर बनाना चाहती हूँ। बस इसमें पावर डिवाइस मैनेजमेंट और लगभग सभी संरचनात्मक चरण शामिल हैं। इसमें सुधार करना इतना आसान नहीं है। अच्छी बात है कि मेरे दिमाग में सिस्टम मदद कर रहा है, जिससे मैं सिस्टम के जरिए संबंधित डेटा की प्रोसेसिंग और गहराई से विश्लेषण कर सकती हूँ। जब मैं अपने दिमाग में इन आंकड़ों के बारे में सोच रही थी, तभी सिस्टम ने भी एक संकेत दिया। होस्ट ने हथियार जांचे। सेल्फ टेस्ट चालू। मन में आवाज आई। ये आवाज सुनकर मेरा दिल रुक गया और फिर अचानक जबरदस्त खुशी उमड़ आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम में ऐसी क्षमता है। अब सब आसान हो गया। सिस्टम की मदद से मैंने टॉर्पीडो, तोप और मिसाइल लॉन्चर जैसे सभी पहलुओं का अनुकूलन किया। फिर जांच के बाद मैं तेजी से कागज पर चित्र बनाने लगा। समय का पता ही नहीं चला। जब मैं लगभग पूरा चित्र बना चुका था, तभी किसी ने आकर मेरा हाथ थपथपा दिया। खलल पड़ने पर मैंने छिड़कर ऊपर देखा, क्योंकि मुझे काम में दखल पसंद नहीं है। सिर उठाया तो देखा कि सामने ली शेनशिंग खड़ा है। ली प्रोफेसर, आप यहाँ कैसे? ली शेनशिंग ने मेज की ड्राइंग्स देखी और नाराज होकर बोले, पता है कितने बज रहे हैं? रात की क्लास मीटिंग में भी नहीं आए। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। मैंने सिर खुजलाया। माफ कीजिए ली प्रोफेसर, मैं जब काम में लग जाता हूँ तो थोड़ा समय का ध्यान नहीं रहता। लेकिन आप ठीक समय पर आए हैं। मेरी तरफ से एस्कॉर्ट जहाज के हथियार अपग्रेड की ड्राइंग लगभग तैयार हो गई है। आप देखिए कहीं और कुछ जोड़ने लायक है या नहीं। ये सुनकर ली शेनशिंग ने भौहें सिकोड़ ली। मैंने सुना क्या? युद्धपोत के हथियार अपग्रेड की ड्राइंग? कहीं ये लड़का क्लास बंक करने का बहाना तो नहीं बना रहा? लेकिन कम से कम कोई ढंग का बहाना तो ढूंढो। ये क्या है? अगर हथियार की ड्राइंग एक दोपहर में ही बन सकती है तो फिर हम जो सालों, यहाँ तक कि दशकों तक लैब में रिसर्च करते हैं, उसका क्या मतलब? ली शेनशिंग ने ड्राइंग उठाई और डांटने ही वाला था, पर डेटा और फॉर्मूले देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। गौर से देखने पर उसे लगा कि एरोडायनामिक्स वाली कुछ बातें तो उसकी समझ से भी परे थीं। ली शेनशिंग काफी देर तक देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और हैरान परेशान होकर देखा। ये डेटा कैसे निकाला? इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स की गणना कैसे की? ली शेनशिंग खुद एक वैज्ञानिक हैं। साथ ही पढ़ाने के कारण ही वे इन आंकड़ों पर किसी तरह नियंत्रण रख पाते हैं। लेकिन सामने खड़ा ये छोटा बच्चा तो वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन जल्दी ही उन्हें कुछ और याद आया। आज तुमने कहा था कि युद्धपोत बनाना है, क्या तुम ये बात सच में कह रहे थे? मैंने सिर हिलाया। मेरी नजरों को देख ली शेनशिंग की सांसें तेज हुईं। फिर उन्होंने उम्मीद से मेरी ओर देखकर कहा, शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ली। अगली बार। अब सब कुछ बहुत आसान हो गया था। जैसे जैसे संस्थान के उपकरण और सामग्री आने लगे, मेरी कक्षा लेने का समय कम होता गया और मैं अपना सारा समय वहीं बिताने लगा। अब पैसे, लोग और संसाधन सब थे, जिससे काम करना बहुत सरल हो गया। 2 महीने बाद मैंने गाइजाओ की गई फोकेट फ्रिगेट को देखा, जिसे अब ड्रैगन युद्धपोत कहना सही होगा। इसके परीक्षण के दिन यांग जेनशान और दूर हैजोउ से वांग बिंगई भी वहाँ पहुँचे। इस भव्य युद्धपोत को देखकर सभी लोग दंग रह गए। मैं सबको लेकर ऊपर चढ़ा और बोला, सभी लोग कृपया यहाँ देखें। यहाँ मुख्य रूप से युद्धपोत की तोपों की फायरिंग जोन है और वहाँ की तरफ हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड है। हमारा ड्रैगन युद्धपोत भले ही फोकेट फ्रिगेट से प्रेरित है,
कुल मिलाकर यह फोकेट फ्रिगेट से 30% ज्यादा ताकतवर है। खास मुख्य अंतर हथियारों का है। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मेरे निर्देश के बाद कंट्रोल रूम में एक इलेक्ट्रॉनिक घोषणा सुनाई दी। मिसाइल जांच पूरी हुई, लॉन्च शुरू। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक घोषणा खत्म हुई, एक नीली रोशनी की लपट अचानक फूट पड़ी और लगभग एक ही पल में मिसाइल अपने लॉन्चिंग जोन से निकलकर बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई। सभी ने मिसाइल की तेज उड़ान से पैदा हुआ डरावना दबाव महसूस किया। चाहे वह वांग बिंगई हो या यांग झेनशान, दोनों के चेहरे पर उत्साह की झलक थी और वे लगभग वहीं खुशी से चिल्ला पड़ते। तभी मिसाइल सामने की टारगेट शिप के पास पहुंच गई और बस एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। तेज चमक के बाद एक मशरूम जैसा बादल आसमान में उठा। गर्मी और विस्फोट की गंध ने जहाज को टुकड़ों में उड़ा दिया। सब एकदम हैरान थे। मैंने स्क्रीन देखी, गति मानक के अनुसार थी। ये 1.5 मैक की रफ्तार पकड़ सकता है। वांग बिंगई जैसे बड़े व्यक्ति भी वहाँ ही रो पड़े। अब हमारे पास ड्रैगन जहाज है। अब ड्रैगन देश भी समुद्र पर गर्व कर सकता है। शायद सामने खड़ा यह युवक सचमुच ड्रैगन बन जाएगा।